हेलो दोस्तों, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5। तो इसका ये पहला लेक्चर है। तो चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इकाई किसे कहते हैं? तो मतलब जीवन की जो सबसे छोटी, यानी किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, वो है क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई है क्या। तो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। तो कोशिका कहते किसे हैं? कोशिका यानी सेल। तो कोशिका कहते किसे हैं? तो कोशिका यानी सेल, कोशिका का इंग्लिश होता है सेल। तो कोशिका कहते हैं सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये हो गया कोशिका की परिभाषा। सजीवों यानी जो सजीव है, यानी जो जीवित है, के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, जो सजीव के शरीर की संरचना की इकाई है, और क्रियात्मक और उसके क्रियात्मक इकाई, यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों की इकाई जो है, उसे ही कोशिका कहते हैं। सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो ये हो गया कोशिका की परिभाषा। अब इंग्लिश में अगर इसे देखें तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की या सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब बात आता है कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। तो अब आते हैं अपने बुक पर। कार्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं, यानी छोटे छोटे कमरे होते हैं, जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। यानी जो कार्क होता है, अब कार्क कहते किसे हैं? तो कार्क एक पदार्थ है जो पौधों की छाल से प्राप्त किया जाता है। मतलब कार्क एक प्रकार का पदार्थ होता है जो पौधे की छालों से प्राप्त किया जाता है। और कार्क मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है, यानी कार्क जो होता है उसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, जीवित नहीं होती हैं। तो कार्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपन इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ पाए। जब इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा रॉबर्ट हुक ने, तो उसमें छोटे छोटे कमरे या कोष्ठ पाया, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। मधुमक्खी के छत्ता तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जब इन्होंने कार्क को सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दिया, और इस कार्क की संरचना जो है, जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत हुए। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, और कार्क मृत कोशिकाओं से निर्मित ऊतक है। मतलब कार्क में जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं, जीवित नहीं होती हैं। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित, यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की थी, तो इन्होंने स्वनिर्मित यानी खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी से कार्क को देखा था, और रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। जब इन्होंने रॉबर्ट हुक ने कार्क को देखा तो उसमें छोटे छोटे जो प्रकोष्ठ दिखाई दिए, उन प्रकोष्ठों को इन्होंने कोशिका कहा, और इसका इंग्लिश होता है सेल। और ए सेल जो है लैटिन शब्द है, और जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, यानी सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ये जो ऊपर घटना दी गई है कि रॉबर्ट हुक ने कार्क को अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, तो उसमें छोटे छोटे कमरे उन्हें दिखाई दिए। उसके बाद उन्होंने इन कमरों को कोशिका कहा। तो कोशिका का मतलब, कोशिका यानी सेल का मतलब छोटा कमरा होता है। ये घटना आपको छोटी जरूर लग सकती है और अर्थहीन भी लग सकती है, लेकिन यह विज्ञान के इतिहास में बहुत बड़ी घटना थी। इस प्रकार सबसे पहले हुक यानी रॉबर्ट हुक ने देखा कि सजीव में अलग अलग एकक होते हैं, यानी कोई भी जो सजीव होता है उनके शरीर में छोटे छोटे एकक यानी इकाइयाँ होती हैं।
और इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जा रहा है। और इन जो एकक है इसे रॉबर्ट हुक ने कोशिका कहा था, और इसी कोशिका शब्द का प्रयोग आज तक जीव विज्ञान के इतिहास में किया जा रहा है और किया जाएगा। आओ कोशिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करें। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? अब तक हमने देखा कि कोशिका कहते किसे हैं। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं कार्क। कार्क किसे कहते हैं? तो कार्क एक पदार्थ है जो पौधों की छाल से प्राप्त होता है। कार्क मृत कोशिकाओं से निर्मित ऊतक है, यानी जो कोशिकाएं मर चुकी होती हैं उससे बना हुए ऊतकों का, यानी ऊतक किसे कहते हैं तो आप लोगों को पता ही है। एक ही समान के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो कोशिकाएं होती हैं उनके समूह को ऊतक कहते हैं। तो कार्क मृत कोशिकाओं के निर्मित ऊतक होते हैं। तो ये हो गया। और इन्होंने 1665 में स्वनिर्मित, रॉबर्ट हुक जो थे 1665 ईस्वी में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। ये भी हो गया। तो ये सब जो नोट करना हो नोट कर लीजिए। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है क्रियाकलाप 5.1। तो देखते हैं कि 5.1 क्रियाकलाप में क्या है। तो प्याज की एक छोटा टुकड़ा लो। चिमटी की सहायता से हम प्याज के अवतल सतह की ओर, यानी भीतरी सतह जो प्याज की होती है उसकी झिल्ली को उतार सकते हैं। तो ये देखिए एक प्याज का छोटा टुकड़ा है। ये देखिए इसका भीतरी सतह है, ठीक। ये इसका भीतरी सतह है। और ये देखिए ऊपरी सतह है। अब इसके जो भीतरी सतह है इसके अंदर जो झिल्ली है अब उसे निकालना है। तो अब उस झिल्ली को चिमटी की सहायता से निकाल लेते हैं। झिल्ली है ये अंदर सतह पे, उसको निकाल लेते हैं। दिख रहा है ना, देखिए ये झिल्ली, ये इसके प्याज के सतह के अंदर वाले पे ऐसी झिल्ली थी। तो इसको निकाल लेते हैं। तो आगे देखिए अब क्या कह रहा है। प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो और चिमटी की सहायता से प्याज के अवतल सतह की ओर के भीतरी सतह की झिल्ली उतार सकते हैं। ऐसी एक झिल्ली निकलेगी प्याज में। तो उसको निकाल लेते हैं और इस झिल्ली को तुरंत वाच ग्लास में रख दिया जाए जिससे झिल्ली मुड़ने या सूखने से बच जाएगी। यानी जब झिल्ली को वाच ग्लास में रखे पानी में डाल दिया जाएगा तो वाच ग्लास में जब पानी में डाल दिया जाएगा तो वो सूखने से बच जाएगी, यानी जैसी झिल्ली है वैसी रहेगी। अब एक कांच के स्लाइड लेते हैं, यानी एक कांच की स्लाइड होती है, आप स्कूलों में देखे होंगे। एक ऐसे ग्लास की स्लाइड होती है। अब उस पर एक पानी की एक बूंद डाल देंगे। उसके बाद वाच ग्लास में रख के झिल्ली को इस छोटे टुकड़े पे स्लाइड पर रख देंगे। यह ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी रहे। अब जब उसको स्लाइड पर रखेंगे तो झिल्ली को पूरा एकदम बिल्कुल सीधा कर लेंगे, एकदम सीधा रहेगी, कहीं पे भी मुड़ी उड़ी नहीं रहेगी। अब एक पतला पेंट ब्रुश इस झिल्ली की स्लाइड पर रखने पर आपकी सहायता कर सकता है। यानी जब झिल्ली पर रखेंगे तो सीधा करने के लिए एक पेंट ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। अब इस पर एक बूंद सेफ्रामाइन की डालें। एक सेफ्रामाइन एक केमिकल होता है, उसकी एक बूंद इस झिल्ली को जब सीधा स्लाइड पर रख देंगे तो उस पर एक बूंद इस झिल्ली पर सेफ्रामाइन की डाल देंगे और इसे कवर स्लिप से ढक देते हैं। यानी ये जो सेफ्रामाइन की बूंद डालने के बाद उसको कवर स्लिप से ढक देते हैं। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें इसमें वायु के बुलबुले ना आने पाए। अपने अध्यापक से सहायता ले। हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बना ली। ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया है, प्याज का एक छोटा टुकड़ा लिया, उससे ऐसे झिल्ली निकाली और उसको मतलब स्लाइड पे रखा, उस पर सेफ्रामाइन की एक बूंद डाली। तो इससे हमने प्याज की एक अस्थाई स्लाइड बना ली है। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले, उसके बाद अधिक उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। यानी पहले हम कम आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, उसके बाद
अत्यधिक यानी जिसकी आवेदन क्षमता ज़्यादा होगी ऐसे सूक्ष्मदर्शी से देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक सूक्ष्मदर्शी की संरचना बनी हुई है, तो इसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए एक सूक्ष्मदर्शी है, ये इसकी नेत्रिका यानी यहीं से सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अपनी आँखों को इसी पे रख के देखा जाता है, और यहाँ पे स्लाइड रखी जाती है यानी ये मंच है। उसके बाद यहाँ से इसे घुमाया जाता है, घूर्णी पेच लगा हुआ है, और उसके बाद सूक्ष्मदर्शी स्लाइड देखिए यहाँ पे बना हुआ है, और क्लिप यहाँ पे देह नलिका इसे कहते हैं। प्राथमिक संयोजन, सूक्ष्म संयोजन, अब इसको सूक्ष्मदर्शी के जो लेंस है उसको संयोजित करने के लिए बना हुआ है। अब ये इसका आधार है जिस पे रखा जाएगा, ये दर्पण है, ये पूरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना है। तो ये हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा उसको कमेंट कर दीजिएगा, जो चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने क्या देखा? क्या आपको संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं? जब जो संरचना आपने इसे झिल्ली को इसके सूक्ष्मदर्शी पर स्लाइड पर रखने के बाद सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, क्या आप उसे खींच सकते हैं? अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा आपने क्या देखा, तो इसमें छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई देंगे यानी कोशिकाएं दिखाई देंगी। अब ये जो कोशिकाएं हैं ऐसे छोटे छोटे कमरों के रूप में होंगे। क्या आप उसे कागज पर खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं। जो चीज़ देखा उसे खींच क्यों नहीं सकते? क्या यह चित्र 5.2 जैसी दिखाई देती है? जी हाँ, बिल्कुल। ये छोटे छोटे कोशिकाएं ऐसे ही जैसे ये चित्र बना हुआ है, जैसे ये चित्र बना हुआ है, आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। जैसा ये चित्र बना हुआ है इसमें छोटे छोटे कोशिकाएं बनी हुई हैं, ऐसे ही छोटी छोटी कोशिकाएं आपको इस झिल्ली को जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है प्याज की झिल्ली का कोशिकाएं। अभी देखिए एक कोशिका ए हो गया, अब उसका केंद्रक है। एक कोशिका ए हो गया, उसका केंद्रक है। एक कोशिका ए हो गया, उसका केंद्रक है। एक कोशिका ए हो गया, उसका केंद्रक है। तो ऐसे ऐसे अनगिनत कोशिकाओं से ये मिलकर ये झिल्ली बनी होती है। तो ऐसे ही अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर प्याज की झिल्ली बनी है, और ऐसे फिर और अनगिनत कोशिकाओं से मिलने के बाद यह पूरा प्याज बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये तो एक छोटी प्याज की झिल्ली थी। अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की यानी छोटी बड़ी उससे बड़ी यानी कई आकार की प्याज की झिल्लियों की अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। जैसे यहाँ पे स्लाइड बनाया गया इसके पहले वाले क्रियाकलाप 5.1 में, वैसे ही कई प्रकार के स्लाइड बनाएंगे। तो अब हम क्या देखते हैं? क्या एक समान संरचनाएं देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न? अब जब स्लाइड भले ही अलग अलग हों, लेकिन जो उसके अंदर संरचनाएं दिखाई देंगी वो एक समान होंगी, यानी कोशिकाओं की जो संरचना होगी वो एक समान ही होगी। तो अब क्वेश्चन उठता है संरचनाएं क्या हैं? तो ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्या एक समान संरचनाएं देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न? तो यहाँ पे आंसर भी दे दिया गया है, ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं, और ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना शल्ककंद बनाते हैं, जैसे कि प्याज। यानी जो छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती है कोशिकाएं हैं, और ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना यानी ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर एक संरचना बनाएंगे, जिसे शल्ककंद मतलब जो संरचनाएं बनाएंगे। अब प्याज का है तो इसे कंद बोल दिए, तो ये जैसे कि प्याज हो गया। अब इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती है। देखिए ये हमने पहले बताया ना कि चाहे स्लाइड का आकार कुछ भी, यानी प्याज की जो झिल्लियाँ हों उनकी अस्थायी स्लाइड विभिन्न आकार की, भले ही प्याज की झिल्ली आकार भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनमें जो कोशिकाएं होंगी उनका आकार बिल्कुल एक बराबर होगा, मतलब एक समान होगा। तो विभिन्न आकार के प्याज के सूक्ष्मदर्शियों द्वारा देखने पर एक जैसे संरचना एक जैसी ही होगी। कोशिकाएं थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, चाहे छोटी झिल्ली चाहे बड़ी, कोशिकाओं का आकार बराबर होगा और उनकी संरचना तो एक समान ही होगी, संरचना भिन्न भिन्न नहीं होगी। तो प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान हैं। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं, चाहे वो प्याज चाहे इतना बड़ा हो या छोटा सा ही क्यों ना हो,
लेकिन उससे उसकी संरचना यानी प्याज के आकार से कोई संबंध नहीं। यानी जो प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान ही होंगी, उसकी संरचना का प्याज के आकार से, यानी जो कोशिका की संरचना है, कोशिका अगर इतना बड़ा है तो वो इतना बड़ा होगा, चाहे प्याज इतना बड़ा हो चाहे प्याज इतना बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोशिका दोनों में इतनी ही बड़ी होंगी। और कोशिका का आकार, अगर कोशिका चतुर्भुजाकार है तो चतुर्भुजाकार ही होगा, उसके आकार से फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई हैं। यानी जो हमने पहले प्याज के फिगर में देखा है, ये वाली संरचना, ये जो छोटी छोटी संरचनाएं देख रहे हैं, ये प्याज जो है उसका मूलभूत इकाई हैं। तो मूलभूत इकाई है, इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। देखिए कोशिका की परिभाषा क्या दी थी, याद है? जीवन की सबसे छोटी यानी सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, देखिए सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो अब यहाँ पे देख लिया, प्याज एक सजीव है, तो यहाँ पे देख लिए इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हमने प्याज में देखी हैं, वो उनकी मूलभूत इकाई है, मूलभूत इकाई हैं। और कोशिका की परिभाषा क्या होती है? सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यानी मूलभूत जो इकाई होती है वही कोशिका है। तो अब इसकी मूलभूत इकाई जो छोटी छोटी संरचनाएं थी यही है, तो इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज है बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखने यानी जो सजीव हैं वह सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, यानी कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें एक ही कोशिका है, एक से ज़्यादा कोशिका नहीं। जैसे प्याज में बहुत सी कोशिकाएं हैं तो यह बहुकोशिकीय हो गया। कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, ये सब में एक ही कोशिका होती है। अमीबा को देख लीजिए, वो भी एक कोशिका होता है। तो यद्यपि एक कोशिकीय होते हैं, एक ही कोशिका में इनके सभी कार्य हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। आवर्धक लेंस का मतलब होता है उत्तल, आवर्धक का मतलब उत्तल। तो उत्तल लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। जब तक उत्तल लेंस की खोज नहीं हुई थी तब तक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव नहीं था। जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया तो उसके बाद यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव, मतलब कि उसके बाद जब सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई तो ऐसे ऐसे जीवों का खोज हुआ जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। और उनकी खोज के बाद यह पता चला कि एक संपूर्ण जीव एकमात्र कोशिका से बना होता था, मतलब एक कोशिकीय जीव की खोज हुई। जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकते हैं। मतलब कि सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही पता चला था कि एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, मतलब तब ही पता चला कि ऐसे जीव भी होते हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका से जीवित रह सकते हैं और उनकी सारी क्रियाएं एक ही कोशिका में हो सकती हैं। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव, वह जीव जिनका पूरा कार्य एक ही कोशिका में संपन्न हो जाता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीव में अनेक कोशिकाएं समाहित होती हैं। जैसे हम सब बहुकोशिकीय जीव, हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं हैं। तो कोशिकाएं समाहित होती हैं होकर भिन्न भिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे विभिन्न कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, फिर अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करते हैं और अंगतंत्र मिलकर एक पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये बहुकोशिकीय जीव का होगा। और एक कोशिकीय जीव में एक अकेला कोशिका होता है और उसी में सारी क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। इसके कुछ उदाहरण है जैसे फंजाई, पादप जंतु। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को पता करके बताना है कि कुछ और जो यहाँ पे दिया है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, इनके अलावा और कौन से एक कोशिकीय जीव हैं, इन्हें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव कहते किसे हैं। तो एक कोशिकीय की इंग्लिश होती है यूनिसेलुलर। तो वह जीव जिनका संपूर्ण शरीर एक कोशिका का हो,
मतलब जिनका पूरा शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका हो, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। एक दर्जन से के लगभग एक कोशिक जीवों को नंगी आंखों से देखा जा सकता। मतलब एक दर्जन, करीब 12-13 जंतु ऐसे एक कोशिकीय हैं जिनको नंगी आंखों से आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में कभी एक कोशिक और कभी बहुकोशिक होते हैं। इसका उदाहरण है डिक्टियोस्टीलियम। डिक्टियोस्टीलियम एक ऐसा जंतु है जो परिस्थिति के अनुसार एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकता है। अब बहुकोशिकीय जीव वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का होता है, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हुआ, पेड़ पौधे हुए, ये सब बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। मतलब जो भी बहुकोशिक जीव हैं, चाहे हम हैं, चाहे अदर और कोई भी बहुकोशिक पेड़ पौधे हुए, वो सब पहले एक कोशिकीय थे। उसके बाद धीरे धीरे उनमें कोशिका विभाजन हुआ। 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाएं बनी और धीरे धीरे वह उनका इतना बड़ा शरीर बन गया। लेकिन कैसे हुआ, क्वेश्चन है। अगर अगर कोई जानता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखते हैं हम। कोशिका विभाजन होकर, अब ये कैसे हुआ, तो कोशिका विभाजन के द्वारा एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव बने हैं। तो कोशिका विभाजित होकर अपनी जैसे अनेक कोशिकाएं बनाती है। 1 से 4 बनाएगी, 1 से 2 बनाएगी, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 16 बनेंगे, इसी प्रकार। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मान लीजिए एक कोशिका है, अब ये विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाएगी। अब ये दोनों विभाजित होकर 2-4 और कोशिकाएं बनाएंगे। तो इसी प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। जैसे एक कोशिका इससे बनी है, एक कोशिका इससे बनी है, तो ये दोनों कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है। ये दोनों कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। कोशिका का सबसे पहला पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कार्क की पतली काट के अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। मतलब ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसको आज के समय में जो कहा जाता है जूम नहीं किया जाता, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आवर्धन क्षमता नहीं थी। और ये इन्होंने खुद ये सूक्ष्मदर्शी बनाया था। और यहाँ पर एक और बात, ल्यूवेनहाक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी, मतलब अच्छे सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं को, इसको नोट कर लीजिएगा जरूर, जीवित कोशिकाओं का पता लगा। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं का पता लगाया था और ल्यूवेनहाक ने जीवित कोशिका। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर पूछा जाएगा जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेनहाक ने की थी। अगर पूछा जाएगा मृत कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तब भी रॉबर्ट हुक ने की थी। इसको ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। एक कोशिका का एक अंगक होता है, आगे चैप्टर में है तो बताया जाएगा। कोशिका के केंद्रक का पता लगा। J.E. पुरकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य नाम दिया। कोशिका में जो तरल पदार्थ होते हैं यानी जो द्रव होता है, उसे J.E. पुरकंज ने 1839 में जीवद्रव्य नाम दिया। 2 जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडन तथा टी स्वान 1838 तथा टी स्वान 1839 में ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने होते हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और वह जीवन की मूलभूत इकाई हैं। बिरचो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया, यानी 1855 में जब बिरचो आए तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिका यानी अपने पिछली कोशिकाओं से बनी होती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना, जब 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई तो इसके बाद कोशिकाओं के अंदर तक एकदम अच्छी तरह से
एक एक संरचना को देखा जाने लगा। अब बहुत अंगकों को समझा जाने। अब चलिए देख लेते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में और थोड़ा डिटेल, और ये सब डेट याद रखिएगा। देख लीजिए, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। 1838 जेई पुनर्कंज ने 1839 में जो तरल पदार्थ होता है उसे जीव द्रव्य कहा। यम स्लाइडेन तथा टी स्वान ने 1838 और 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया। इसके अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं और जीव की मूलभूत इकाई हैं। और बिरचो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। तो ये सब बातें याद रखिएगा। चलिए कोशिका सिद्धांत के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक, याद रखिएगा, 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन, यानी जो यम स्लाइडेन था वही उन्हीं का पूरा नाम है मैथियस स्लाइडेन तथा 1839 में ब्रिटिश के जंतु वैज्ञानिक थियोडर स्वान ने जंतु तथा पादप पर अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला कि सभी जीव, यानी पौधे हों या जंतु हों, कोशिका से बने होते हैं। इन्होंने 1838 में वनस्पति वैज्ञानिक थियोडर मैथियस स्लाइडेन ने वनस्पतियों पर, पौधों पर रिसर्च किया और 1839 में ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक थियोडर स्वान ने जंतुओं पर अध्ययन किया और उसके बाद इन दोनों ने मिलकर निष्कर्ष निकाला कि सभी जीव, पौधे तथा जंतु, यानी सभी जीव चाहे वो पौधे हो चाहे जंतु, कोशिका से बने होते हैं। लेकिन अब इन्होंने, और इसे ही कोशिका सिद्धांत कहते हैं और यही कोशिका सिद्धांत हो गया। लेकिन यह बताने में असफल रहे कि कोशिकाएं जो हैं, यानी जो सभी जीव कोशिका से बने, कोशिकाएं बनती कैसे हैं। तो 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। तो अब के समय में कोशिका सिद्धांत अगर पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं, तो कोशिका सिद्धांत होगा, पहला पॉइंट कोशिका सिद्धांत में होगा कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट होगा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। तो कोशिका सिद्धांत होगा। इसे नोट करना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्रियाकलाप 5.2 में। तो हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलाग्र अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्लियों की अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप 5.1 में बताया गया था कि स्लाइड कैसे बनाया जाएगा, उसी प्रकार बना सकते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी होती है? मतलब कि जो पत्ती की झिल्ली हो गई, प्याज का मूलाग्र हो गया, प्याज की झिल्ली के अस्थायी स्लाइड है, इसको जब आप स्लाइड में देखेंगे तो क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी होती है? नंबर 3, क्या पादप में विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? यानी जो किसी पादप का जड़ का जो कोशिकाएं पाई जाती हैं और जो तने में पाए जाते हैं, क्या उनमें कोई अंतर है? और नंबर 4, हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? तो ये 4 क्वेश्चन हैं। इनका आंसर आप वीडियो को पॉज करके दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती हैं? जी हाँ, सभी कोशिकाएं, चाहे वो बड़ी, यानी चाहे वो पत्ती की झिल्ली की हो, चाहे प्याज के मूलाग्र की हो, या विभिन्न प्याज की झिल्लियां का अस्थायी स्लाइड हो, सभी कोशिकाएं एक जैसी आकृति की दिखाई देती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? हाँ, सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है, चाहे वह पत्ती की हो, चाहे छोटी पत्ती की हो या बड़ी पत्ती की, सभी की संरचना एक जैसी दिखाई देती है। क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर होता? नहीं। पादप के चाहे वह पादप के जड़ का हो, चाहे तने का हो, चाहे पत्ती का हो, सभी कोशिकाएं एक समान ही होती हैं।
हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? हमें कोशिकाओं में उनके कोशिकांग जो होते हैं, उनके केंद्रक हुए, उनके माइटोकॉन्ड्रिया, उनके साइटोप्लाज्म हुए, ये सभी एक समान दिखाई देते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब जितने लोगों ने सही दिया उनके लिए वाह वाह, बाकी सब कोशिश करते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जीव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं, जैसे मनुष्य में। निम्नलिखित तस्वीरों को देखिए, ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। जैसे कि मनुष्य में चिकनी पेशीय कोशिका इस आकृति की होती है, कुछ लंबी सी। रुधिर कोशिकाएं गोल होती हैं, अंडाणु गोल होता है, स्पर्म लंबा होता है, अस्थि कोशिकाएं, ये सभी कोशिकाएं मानव में पाई जाती हैं और ये सभी मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं। और इनका आकार देखिए भिन्न भिन्न, मतलब एक ही जंतु में, एक ही जीव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होता है। मतलब कोशिकाओं को कार्य क्या करना है उसके अनुरूप ही कोशिकाओं की आकृति एवं आकार होता है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं, जैसे एक कोशिकीय अमीबा। अब जैसे अमीबा को एक कोशिका में ही पाचन करना है, जनन करना है, उत्सर्जन करना है, तो वह अपने कार्य के अनुसार अपना आकार बदलता रहता है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य होते हैं। जैसे मनुष्य में अब हाथ की कोशिका को दूसरा कार्य करेगी, स्पर्म एक अलग कोशिका उसका अलग कार्य है, अंडाणु एक अलग कोशिका उसका अलग कार्य है, तंत्रिका कोशिका का अलग कार्य है, उसका को मतलब संदेश भेजना हो तो उसका अपने कार्य के अनुसार सबकी अलग अलग हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, अब तंत्रिका कोशिका को संदेश भेजना रहता है तो उसका आकार कुछ दूसरी तरह का है। अब हाथ की कोशिकाओं का आकार दूसरी तरह का, स्पर्म की का काम है जनन के में सहायता करना, तो उसका अलग कार्य है। तो ऐसे सभी कोशिका जिसका जो कार्य होता है प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। तो प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, यानी जो एक जीवित कोशिका है उसमें कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सजीव यानी जो जीवित है उनका गुण है। एक जीवित कोशिका की मूलभूत कार्य कैसे कर सकती है? अब क्वेश्चन यह उठता है कि एक जीवित जो कोशिका है वो ये मूलभूत कार्य जो है वो कैसे कर सकती है। अब हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, मतलब जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनके अलग अलग अंग के कोशिकाएं अलग अलग कार्य के लिए बनी होती हैं। तो जैसे कि मनुष्य, अब इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर के विभिन्न कार्य, यानी जो हाथ की कोशिकाएं हैं उनका कुछ अलग कार्य है, मुंह की कोशिकाएं जो है उनका अलग कार्य है, जो हृदय की कोशिकाएं उनका अलग कार्य है। अब मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है। अब मनुष्य का जो शरीर है उसमें हृदय जो है रुधिर को पंप करता है। अब जब जो हृदय की कोशिकाएं हैं वो सिर्फ रुधिर पंप के लिए बनी हैं, तो भोजन का पाचन तो कर नहीं सकती हैं। और अमाशय की कोशिकाएं भोजन पाचन के लिए बनी है, तो रुधिर पंप तो कर नहीं सकती हैं। तो इसी प्रकार मतलब अलग अलग अंग की कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं और यही श्रम विभाजन है। इसी प्रकार एक कोशिक में भी श्रम विभाजन होता है। एक कोशिक जीव में जो कोशिका अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, केंद्रक हुआ, गाल्गी काय हुआ, ये सभी अलग अलग कार्य के लिए बने होते हैं। वास्तव में प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, यानी जो एक कोशिका है उसके अंदर भी कुछ घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग यानी कोशिका का अंग, जो कोशिका के अंदर अंग है उन्हें ही कोशिकांग कहते हैं। और प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, यानी जो प्रत्येक कोशिकांग है वो अलग अलग कार्य, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ अलग कार्य होगा, केंद्रक का कुछ अलग कार्य होगा, प्रत्येक कोशिकांग अलग अलग कार्य के लिए बने होते हैं। और जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, और इनका कार्य जैसे होता है कि नए पदार्थों का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थों को निकालना, इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है। और अगर एक कोशिकांग ना हो तो एक कोशिका जीवित नहीं रहेगी और अपने सभी कार्य करती है। मतलब कोशिका का जो जनन हुआ, कोशिका में उत्सर्जन हुआ, ये सभी ही कोशिकांग करता है। अगर एक कोशिकांग ना हो तो एक कोशिका जीवित नहीं रह पाएगी और अपने सभी कार्य करती है। एक कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। और सभी कोशिकांग जैसे कि कोशिका भित्ति हुआ, कोशिका झिल्ली हुआ, केंद्रक हुआ, गाल्गी काय हुआ, यही सब मिलकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं। और यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाएं एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं और
या मतलब आश्चर्यजनक कह सकते हैं या रुचिकर कहा जाता है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि अगर जंतु की कोशिकाएं हैं तो जंतु की कोशिकाएं एक प्रकार की होंगी, पादप की कोशिकाएं एक प्रकार की होंगी, और इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके कार्य क्या हैं तथा वह किस जीव में पाई जाती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके कार्य क्या है या वह कौन से जीव में पाए जाते हैं। अगर एक जंतु की कोशिका है तो जंतु की कोशिकाएं सभी जंतुओं में समान होगी, कुत्ते में, बिल्ली में, मनुष्य में, सभी जंतु में एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर वो पादप की कोशिका है तो नीम के पेड़ में, आम के पेड़ में, सभी पेड़ में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। और कोशिका को आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे एक घर बनाने के लिए कई सारे ईंटों को एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक घर का निर्माण होता है। उसी प्रकार ईंटों को कोशिकांग मान लीजिए और जो घर में कमरे बने होते हैं उन्हें कोशिका मान लीजिए। तो कई कमरे मिलकर एक घर का निर्माण करते हैं और उससे कई सारी ईंटें मिलकर एक कमरे का निर्माण करती हैं। तो कई सारे कोशिकांग मिलकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं और कई सारे कोशिकांग मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं और कई कोशिका मिलकर अंग का निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है और कई ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने और कब कैसे की। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। पहला क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने और कब कैसे की, और कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए तो एक बार जो खोजें हुई हैं उसको एक बार देख लेते हैं कि कब किस चीज़ का खोज हुआ है। तो रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में केंद्रक एवं केंद्रिका की खोज की थी। स्लीडन एवं सॉन 1838 और 39 में कोशिका सिद्धांत दिए थे। पुरोकंज 1839 ईस्वी में जीवद्रव्य का नामकरण किए थे। बिरचो 1855 ईस्वी में सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाएं से बनती है, इसको बताया था, यानी कोशिका सिद्धांत में एक और स्टेप जोड़ दिया था। वाल्डेयर 1888 ईस्वी में गुणसूत्र का नामकरण किए थे। डुजार्डिन 1835 में जीवद्रव्य की खोज की थी। फ्रेडरिक मिक्सचर 1869 ईस्वी में डीएनए की खोज की थी। स्ट्रासबर्ग 1875 में गुणसूत्र की खोज की थी। अब कोशिका विज्ञान के जो जनक है साइटोलॉजी के, उसे रॉबर्ट हुक को माना जाता है और रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया है। इसे आप याद रख सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।